नमस्कार दोस्तों, आखिरकार 20 सितंबर को कृषि संशोधन बिल को लेकर जो प्रस्ताव पारित होना था वो आखिरकार 20 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो ही गया। अब वैसे केंद्र सरकार ने ये बिल लाया था तो इसे पास तो होना ही था, भले ही किसान कितने ही डंडे लाठियां क्यों ना खाएं, कितना ही विरोध क्यों ना हुआ हो इस बिल का, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने ये बिल लाया था तो इसे तो पास होना ही था। अब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये बिल पूरी तरह से गेम चेंजर है। अब चूंकि केंद्र सरकार इस बिल को लाई है तो इस बिल को गेम चेंजर तो होना ही है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस बिल को किसानों की बर्बादी का बिल कह रहा है। अब ये तो 1947 से चलता आ रहा है कि जो सरकार केंद्र में रहती है वो चाहे कोई भी नियम लाए, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, भाई वो तो जनता की भलाई के लिए है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष का हमेशा से ये कहना होता है कि जो केंद्र सरकार है वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो जनता की भलाई के लिए कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छे और दूसरे बुरे। यहां पर आपको यह बात समझने की जरूरत है कि लोकसभा में जो ये 3 अध्यादेश पास किए गए हैं, सरकार के अनुसार उसकी क्या अच्छाइयां हैं और किसानों के अनुसार उसकी क्या बुराइयां हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सरकार और किसानों के तर्कों की तुलना करते हुए कि क्यों इस बिल का इतना विरोध कर रहे हैं किसान, क्यों इस बिल को किसानों की बर्बादी का बिल कहा जा रहा है, क्यों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बिल के पास होने के बाद कहीं ना कहीं किसानों और मंडी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बताऊंगी आज आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। दोस्तों, वैसे आपको याद होगा ना, भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश भूल गए? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। ये जो अध्यादेश है वो 2014 में लाया गया था, यानी कि जब मोदी सरकार का प्रथम कार्यकाल शुरू हुआ था उसके प्रथम वर्ष में 2014 में ये बिल लाया गया था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जैसे ये बिल आया वैसे ही पूरे देश भर में इस बिल का, इस अध्यादेश का विरोध शुरू हो गया। विरोध तो होना ही था क्योंकि ये बिल कॉरपोरेट सेक्टर्स को ये अधिकार देता था, वो भी संवैधानिक रूप से, कि वो किसानों और आदिवासियों की भूमि पर अपना अधिकार कर सके। लेकिन उस समय भारी विरोध की वजह से मोदी सरकार को ये बिल फिर से एक बार वापस लेना पड़ा था। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो कुछ और है, कुछ और नहीं बल्कि बिल्कुल अलग है। वो इस तरह से क्योंकि अब तो भाई कोरोना वायरस है पूरे देश भर में, देश भर ही क्या पूरे विश्व भर में ही कोरोना वायरस का प्रकोप है और हमारे देश के जो नेता हैं वो तो इसे एक्ट ऑफ गॉड कहते फिरते हैं। तो अब दबाव कैसा? कोरोना वायरस ने तो इस दबाव को पूरी तरह से हल्का कर दिया है और मोदी सरकार ने, जैसा कि मोदी सरकार ये कहती फिरती है कि आपदा को अवसर में बदलो, तो इसी कोटेशन को साथ लेकर चलते हुए मोदी सरकार ने आपदा को अवसर में बदला और किसानों की बर्बादी का बिल लोकसभा में पास कर दिया। दोस्तों, वैसे यदि मोदी सरकार की माने तो ये वाकई ऐतिहासिक दिन है क्योंकि केवल 2 साल बचे हैं किसानों की आय को दोगुना करने वाले वादे को पूरा करने में। लेकिन इससे फर्क किसको पड़ता है? क्योंकि वादों को राष्ट्रवाद से जोड़ना तो बड़ा आसान है। काला धन, 15 लाख, 5 करोड़ रोजगार, ये सब के सब राष्ट्रवाद के लिए ही तो शहीद हुए हैं। और जिस तरह से अभी कहा जा रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट के जरिए किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन यहाँ तो स्थिति कुछ और ही है। यहाँ कॉरपोरेट के जरिए किसान नहीं बल्कि किसान के जरिए कॉरपोरेट आत्मनिर्भर बन रहे हैं और किसानों की हालत यदि देखी जाए तो वो दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि पिछले गत वर्ष में भरपूर अनाज होने के बावजूद भी किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाया, सही कीमत नहीं मिल पाई। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की मंडियों में मक्के का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1850 रुपए प्रति क्विंटल से सीधा 1/3 यानी कि 550 से 700 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। और कपास की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सारी स्थिति जो हम देखते हैं इसमें हम पाते हैं कि किसान पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, उसकी जो हड्डी है वो टूट चुकी है। किसान की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो केंद्र के वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मीडिया के सामने आते हैं। वो मीडिया जिसके सामने आने से प्रधानमंत्री हमेशा कतराते हैं और ये सब के सब एक सुर में कहते हैं कि आज किसानों की आजादी का दिन है। लगता है मोदी युग में जो पारंपरिक शब्द हैं उनके मायने ही पूरी तरह से बदल चुके हैं। जैसे आजादी के मायने हो चुके हैं गुलामी, विकास का अर्थ हो चुका है विनाश, जीएसटी का अर्थ हो चुका है डकैती और नोटबंदी का अर्थ हो चुका है नोट गायब होना।
जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा कि हर बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छे और बुरे, उसी तरह से ये जो 3 अध्यादेश हैं जो कि लोकसभा में पास किए गए हैं, सरकार के क्या तर्क हैं और किसान क्या कहते हैं इन अध्यादेशों के बारे में, हमें इन दोनों बातों के विषय में जानकारी होना जरूरी है कि सरकार के तर्क क्या हैं इन तीनों अध्यादेशों के लिए और किसान के क्या तर्क हैं। क्यों किसान लगातार मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्यों लोगों को ये लग रहा है कि इन अध्यादेशों के पास होने के बाद पूरी तरह से किसान, कृषि और मंडी का पूरी तरह से अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और सरकार क्या सोचकर, यदि ये अध्यादेश गलत है तो सरकार क्यों नहीं सोच पाई और क्या सोचकर, कौन से किसानों का हित सोचकर सरकार इन अध्यादेशों को नियम के रूप में, एक्ट के रूप में, बिल के रूप में पास करवा चुकी है। तो इन सारी बातों के बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं और बताते हैं आपको सरकार और किसानों के तर्कों की तुलना करते हुए। पहला अध्यादेश जिसका नाम है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश। इसके अंतर्गत सरकार का ये तर्क है कि इस अध्यादेश के लागू हो जाने से किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार हो सकेगा, जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी होगी। यानी कि पूरी तरह से वन नेशन वन मार्केट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ सरकार ने बिठाया है। साथ ही सरकार का ये भी कहना है कि कोई अपनी उपज कहीं भी बेच सकेगा, किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे जिससे बाजार की लागत भी कम होगी और उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। साथ ही साथ इस अध्यादेश से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी या फिर सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह से खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरकार ने सबसे बड़ी गलती की वो ये की कि कृषि माल की बिक्री कृषि उपज मंडी समिति यानी कि APMC में होने की शर्त पूरी तरह से हटा ली गई है। जो खरीद मंडी से बाहर होगी, यानी कि जो फसलें मंडी से बाहर खरीदी जाएंगी उस पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब इस बात पर किसानों का तर्क क्या कहता है? किसान ये कहते हैं कि जब किसानों के उत्पाद की खरीद मंडी में नहीं होगी तो सरकार इस बात को रेगुलेट कैसे कर पाएगी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। इस अध्यादेश में एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान और कंपनी के बीच विवाद होने की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। व्यापारियों का कहना है कि सरकार के इस नए अध्यादेश में साफ लिखा है कि मंडी के अंदर फसल आने पर मार्केट की फीस लगेगी और मंडी के बाहर यदि अनाज खरीदा जाता है, अनाज बिकने पर मार्केट फीस नहीं लगेगी। ऐसे में किसानों का ये कहना है कि धीरे धीरे तो मंडियां इस तरह से खत्म ही हो जाएंगी, कोई मंडी से माल क्यों खरीदेगा। दूसरा अध्यादेश जिसका नाम है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020। ये अध्यादेश कुछ हद तक किसानों के लिए लाभप्रद है, लेकिन इसमें भी सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलिए आपको बताते हैं। इस अध्यादेश में सरकार का तर्क है कि सरकार ने इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मसले पर ये अध्यादेश लागू किया है। इससे खेती का जोखिम कम होगा, ये सरकार का कहना है, और किसान की आय में सुधार होगा। समानता के आधार पर किसान प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों के साथ जुड़ने में सक्षम होगा। किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंचना सुनिश्चित होगा। यानी कि इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां किसी खास उत्पाद के लिए किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगी। उसका दाम पहले से तय किया जाएगा। इससे अच्छा दाम न मिलने की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब चूंकि इस अध्यादेश के मुताबिक पहले से ही उत्पाद का, फसलों का जो रेट है वो तय कर दिया जाएगा, इसलिए किसानों के लिए यह अध्यादेश कुछ हद तक काफी लाभप्रद है। लेकिन इसमें जो बड़ी गलती कर दी है सरकार ने, चलिए आपको बताते हैं कि इसमें किसानों का तर्क क्या कहता है। किसानों का ये कहना है कि अन्नदाताओं के लिए काम करने वाले संगठनों और कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इस अध्यादेश के बाद किसान अपने ही खेत में सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएगा। केंद्र सरकार पश्चिमी देशों के खेती का मॉडल हमारे किसानों पर थोपना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां किसानों का शोषण करती हैं, उनके उत्पाद को खराब बताकर बाद में रिजेक्ट भी कर सकती हैं। तीसरा अध्यादेश जिसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, क्योंकि इस
एक्ट को, इस अध्यादेश को 1955 में संशोधन करके लागू किया गया है, इसलिए इसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश। इसमें सरकार का कहना यह है कि देश में ज्यादातर कृषि उत्पाद सरप्लस हैं। इसके बावजूद कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग के अभाव में किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम की तलवार लटकती रहती है। ऐसे में जब भी जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज की बम्पर पैदावार होती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसमें अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू, इसके साथ साथ और भी जो चीजें हैं वो इस एक्ट से बाहर कर दी गई हैं। और इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा इन कृषि उत्पादों की एक लिमिट से अधिक स्टोरेज पर लगी रोक हटा ली गई है। जब सरकार को जरूरत महसूस होगी तो वो फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर सकती है। अब इसमें किसान ये कहते हैं कि एक्ट में संशोधन बड़ी कंपनियों और बड़े व्यापारियों के हित में किया गया है। ये कंपनियां और सुपरमार्केट सस्ते दाम पर उपज खरीदकर अपने बड़े बड़े गोदामों में उसका भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। पहले व्यापारी किसानों से उनकी उपज को औने पौने दाम में खरीदकर पहले उसका भंडारण कर लेते थे और बाद में उसकी कमी बताकर कालाबाजारी करते थे। उसे रोकने के लिए ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक थी। लेकिन अब इसमें संशोधन करके सरकार ने उन्हें कालाबाजारी करने की खुली छूट दे दी है। दोस्तों, वैसे यदि संघ की भाषा में कहें तो किस प्रकल्प को आधार मानकर प्रधानमंत्री जी ने 20 सितंबर वाले दिन को किसानों के लिए ऐतिहासिक कहा है? भाई मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं मालूम। यदि आप में से किसी को पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। वैसे विश्व का इतिहास रहा है कि किसानों की फसलों को जब जब सरकार ने बाजार में खुला छोड़ देने की कोशिश की है तब तब किसान तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। और यदि किसी देश का किसान बर्बाद होता है तो उस देश की सरकार को बर्बाद होने में देरी नहीं लगती। फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया लाइव स्ट्रीम में।